सो मीजल्स क्या होता है? मीजल्स का दूसरा नाम है रूबियोला। सो रूबेला इन्फेक्शियस जो डिसीज है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। रूबियोला मीजल्स है, मीजल्स का ही दूसरा नाम रूबियोला है, ये रूबेला नहीं है। रूबेला हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मीजल्स इज अ हाईली कॉन्टेजियस। ये क्या हाईली कॉन्टेजियस है? मीन्स इजिली स्प्रेड हो जाती है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को है तो दूसरे को इजिली हो सकती है। एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट इसलिए क्योंकि थोड़े टाइम के लिए इन्फेक्शन होता है एंड उसके बाद पर्सन इससे रिकवर हो जाता है। प्लस रिकवरी के बाद एक बार अगर मीजल्स किसी को हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उसकी बॉडी में बन जाती है उस वायरस के अगेंस्ट। सो बहुत कम, बहुत रेयर ही होगा कि ये दोबारा हुआ है। नॉर्मली ये एक बार होता है एंड देन बॉडी में उसके लिए इम्यूनिटी बन जाती है। कॉज बाय मीजल्स वायरस, तो ये जो मीजल्स है ये वायरल डिसीज है, तो ये वायरस से होता है। ये कौन से वायरस से होता है? मीजल्स वायरस से होता है। और अगर आप मोर स्पेसिफिक कहें तो ये स्पेसिफिकली मोरबिली वायरस से होता है, जो कि पैरामिक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ ह्यूमंस ओनली होस्ट होते हैं, ये किसी एनिमल में आपको देखने को नहीं मिलेगा मीजल्स, ये जस्ट ह्यूमन में देखने को मिलता है। वैसे तो इसको चाइल्डहुड इलनेस कहते हैं कि बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। अगर किसी बच्चे को नहीं हुआ तो वो किसी भी लाइफ टाइम में कभी भी उसको दोबारा से मीजल्स हो सकता है। अगर बच्चे को नहीं हुआ, सपोज चाइल्डहुड में किसी को ये इलनेस नहीं हुई या फिर उसने वैक्सीनेशन नहीं ली, क्योंकि ये वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है ये डिसीज, तो अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई या किसी चाइल्डहुड में उसको ये डिसीज नहीं हुई, मीजल्स नहीं हुए, तो लाइफ टाइम उसको कभी भी मीजल्स हो सकते हैं। तो इसलिए किसी भी एज ग्रुप को वैसे अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ये कॉमनली चाइल्ड को ज्यादा अफेक्ट करती है, चाइल्डहुड में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मोस्ट पीपल डू नॉट गेट द डिसीज मोर देन वंस, तो वही मैंने बताया है कि मोस्टली क्या होता है कि ये मोर देन वंस मीन्स ट्वाइस ये डिसीज नहीं होती लाइफ टाइम में, एक बार ही होती है। और एक बार हो जाती है उसके बाद हमारी बॉडी में आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती है, जो कि लाइफ टाइम हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है इस वायरस के अगेंस्ट। देन आता है मीजल्स अफेक्ट 20 मिलियन पीपल इन अ ईयर, ये 20 मिलियन पीपल को अफेक्ट करती है एक साल में। और मोस्टली केसेस हमको कहां देखने को मिलेंगे? डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि अफ्रीका या फिर एशिया की कंट्रीज में। जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें बहुत कम केसेस हो गए हैं इसके। देन है ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो पहले बहुत पहले इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं होती थी, तो तब बहुत ज्यादा डेथ्स होती थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन के कारण जो मोर्टेलिटी रेट है मीन्स डेथ्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। नाउ रूट ऑफ स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड होता है? सो मीजल्स क्या है? एयरबोर्न डिसीज है। एयरबोर्न मीन्स ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, मीन्स अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मीजल्स वायरस हो चुका है और अगर वो कफ करता है या फिर स्नीजिंग करता है तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को एयर में स्प्रेड करता है, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। और इस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में वायरस प्रेजेंट है। ये वायरस अगर कोई पर्सन जो कि उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में है या फिर उसको इनहेल कर लेता है उन्हीं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को एंड देन वायरस को इनहेल कर लेता है, तो उस पर्सन को वो इजिली हो सकता है। तो इसलिए रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू मीन्स रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये दूसरे पर्सन को इजिली हो सकता है, तो एयरबोर्न इसका रूट है। द वायरस कैन रिमेन इन द एयर फॉर अबाउट 2 आवर्स। एक बार ये वायरस आपने छोड़ दिया एयर ड्रॉपलेट्स में मीन्स एयर में, तो ये 2 घंटे तक वायरस एयर में रह सकता है। एंड अगर किसी पर्सन ने उस वायरस को इनहेल कर लिया देन उसको भी ये डिसीज मीजल्स हो सकती है। ये ऑल्सो स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद माउथ और नेजल सिक्रीशंस, तो क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है ये वायरस, तो क्योंकि अगर किसी की नेजल सिक्रीशंस निकल रही हैं, क्योंकि ये रनी नोज भी इससे होता है, तो अगर नेजल सिक्रीशन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हम आते हैं, उसको डायरेक्टली टच करते हैं या फिर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वही नेजल सिक्रीशंस हमारी बॉडी में एंटर हो चुकी हैं, तो वायरस उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। देन है रिस्क फैक्टर, कौन कौन रिस्क पर है मीजल्स डिसीज के? सबसे पहले विटामिन ए डेफिशिएंसी। देखो अगर किसी बच्चे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी या फिर किसी पर्सन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन ए हमारे विजन के लिए बहुत जरूरी है, हमारी आईज के लिए बहुत जरूरी है, ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। विटामिन ए हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए की अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो वो पर्सन रिस्क पर है। देखो उसको अगर मीजल्स होता है तो कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो सकता है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। और ये वायरस ने अगर अफेक्ट कर दिया, क्योंकि ये हमारे आईज का जो कंजक्टिवा है उसको भी अफेक्ट करता है ये वायरस, तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आईज में जो ब्लाइंडनेस है और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिलती है। इसलिए विटामिन ए डेफिशिएंसी ज्यादा रिस्क पर है इस वायरस के।
अनवैक्सीनेटेड पीपल, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली इसके अगेंस्ट, उनको भी रिस्क है। देखो अगर वैक्सीन नहीं ली तो वैसे तो ये जो वायरस है वो थोड़े टाइम के लिए होता है एंड देन वो पर्सन उस वायरस के लिए इम्यून हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी वीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकता है एंड रेयरली बट यस ये डेथ भी कॉज कर सकता है अगर पर्सन ने वैक्सीन नहीं ली। तो अगर वैक्सीन ली है पर्सन ने तो वो उसके लिए इम्यून भी हो जाता है, वैसे तो उसको वो डिसीज नहीं होगी मीजल्स, लेकिन अगर 1% हो भी जाती है तो भी बहुत माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस अराइज नहीं होंगी वैक्सीन के साथ। उसके बाद आता है इम्यूनो डेफिशिएंसी। अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, जैसे कि उसको HIV है या फिर और कोई कंडीशंस है जिसमें इम्यूनिटी वीक हो रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट लिया है, तो ये जो वायरस है ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या है, ये बेबी को ट्रांसफर हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट जो मदर है वो इन्फेक्टेड हो गई है इस वायरस से तो वो बेबी को ट्रांसफर कर सकती है एंड बेबीज में भी मीजल्स देखने को मिल सकता है एंड बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में है तो ये डिसीज स्प्रेड हो सकती है इजिली। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। तो देखो साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है, सबसे पहले जो मीजल्स वायरस है ये कैसे एंटर हो सकता है हमारी बॉडी में, ये रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के थ्रू, मींस रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। तो ये रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को अफेक्ट करता है, जो भी म्यूकोजल लाइनिंग है जिससे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को लाइन किया हुआ है तो उसको ये अफेक्ट करता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 to 14 डेज, मीन्स जैसे ही हम एक्सपोजर में आते हैं वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ उसके 10 से 14 दिन के बाद सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स देखने शुरू हो जाते हैं एंड ये जो सिम्टम्स है ये 7 to 10 डेज तक लास्ट करते हैं। नाउ सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, सबसे पहले पर्सन को क्या होगा, फीवर होगा और फीवर हाई ग्रेड होगा, कितना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो सकता है। उसके साथ साथ क्योंकि फीवर है बॉडी एक होगा, मेलेज होगा, थकावट फील होगी, टायर्डनेस फील होगी, एनोरेक्सिया भूख भी नहीं लगेगी। और इसमें 3 C's आते हैं, याद रखना मीजल्स के साइन एंड सिम्टम्स में 3 C's आएंगे। मींस फर्स्ट C क्या है, कफ, पर्सन को कफ होगी। सेकंड C है कोराइजा। कोराइजा क्या है, देखो जो हमारी नोज है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन के कारण नोज क्या रहता है, रनी नोज रहता है, हमेशा नेजल सिक्रीशंस निकलती रहती है मीजल में, तो ये राइनाइटिस या फिर रनी नोज इसको बोलते हैं कोराइजा। देन थर्ड C है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मींस जो हमारी आईज की जो कंजक्टिवा है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो ये वायरस मीजल्स क्या करता है, आईज की कंजक्टिवा लेयर को भी इन्फ्लेम करता है। तो इन्फ्लेम्ड आईज रहेंगी तो आपको देख के पता चलेगा कि पर्सन की जो आईज है वो रेड रहेंगी और उनमें टीयर्स रहेंगे, तो दैट इज कंजक्टिवाइटिस। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, कॉप्लिक्स स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, देखो स्मॉल छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं ये, और पर्सन के जो माउथ है, बच्चों के जो माउथ है, ओरल कैविटी, उसके अंदर दिखाई देते हैं ये व्हाइट कलर के स्पॉट्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे दिखते हैं। सो ये स्मॉल व्हाइट स्पॉट्स होते हैं फॉर्म्ड इनसाइड द माउथ। ये जो ओरल कैविटी है उसके अंदर ये फॉर्म हो जाते हैं माउथ के अंदर 2 to 3 डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स। तो जैसे ही ये वाले जो इनिशियल सिम्टम्स है ये स्टार्ट हुए, इसके 2 से 3 दिन बाद ही कॉप्लिक स्पॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद 3 से 5 दिन के बाद क्या होता है, रेड फ्लैट रैशेज, जैसे रैशेज होते हैं ना जैसे रेड कलर के, और फ्लैट, और ये उठे हुए नहीं होंगे, ये फ्लैट होंगे। रेड फ्लैट रैशेज पहले फेस पर स्टार्ट होंगे एंड देन पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाएंगे। सो दैट इज आफ्टर 3 to 5 डेज ऑफ सिम्टम, 3 से 5 दिन के बाद रेड फ्लैट मैक्यूलोपैपुलर रैशेज यूजुअली स्टार्ट ऑन द फेस, ये फेस पर यूजुअली स्टार्ट होते हैं एंड देन स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एंड ये कितने दिन तक रहते हैं, 1 हफ्ते तक ये रैशेज रहते हैं। तो पहले ये रेड रहेंगे, देन धीरे 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 ब्राउनिश कलर में आ जाएंगे एंड देन डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेशेंट्स आर कंसीडर्ड कंटेजियस 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर द रैश अपीयर्स। सो ये जो रैशेज हैं इनके अपीयर होने से 4 दिन पहले ड्यूरिंग रैशेज, और रैशेज के 4 दिन बाद तक जो पर्सन है वो कंटेजियस रहता है, वो इस वायरस को स्प्रेड कर सकता है इजिली। नाउ ये है सबसे पहले कॉप्लिक स्पॉट। तो ये क्या है, ओरल कैविटी है। सो ये टूथ है, ये भी टीथ है और ये पूरी ओरल कैविटी है। तो यहां पे आपको दिख रहे होंगे ये व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स, ये रहे व्हाइट कलर के स्पॉट्स। तो ये व्हाइट कलर के जो स्पॉट्स हैं इनको बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट, जो कि 2 से 3 दिन के बाद सिम्टम्स अपीयर होने के 2 से 3 दिन के बाद ये अपीयर होते हैं ओरल कैविटी में। ये है रैशेज।
तो ये मीजल्स में इस तरह के रेड कलर के फ्लैट रैशेस पूरी बॉडी पर अपीयर होते हैं। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या है मीजल्स की? वैसे तो कॉम्प्लिकेशंस रेयर है, बट क्या क्या हो सकती है देखो, डायरिया हो सकता है कॉमनली, ओटाइटिस मीडिया, ईयर में इंफ्लेमेशन हो सकती है, तो मिडल ईयर इंफेक्शन हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? सुपर इन्फेक्शन। वैसे तो ये वायरल डिसीज है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन ये कोज कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो जिनको बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। न्यूमोनिया, लंग में इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोनिया। सो ये क्या है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब भी कोई वायरल डिसीज होती है वो पर्सन को क्या कर देती है? वीक कर देती है, तो उसके बाद बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं बॉडी पर, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है वायरल इन्फेक्शन के ऊपर, सो दैट इज सुपर इन्फेक्शन। लेस कॉमनली और बहुत कॉमनली नहीं है ये वाली कॉम्प्लिकेशंस, ये बहुत रेयर देखने को मिलती है। ये क्या है? सीजर्स हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये कंजक्टिवा, आईज की जो कंजक्टिवा है उसको अफेक्ट करता है, तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, और स्पेशली जो विटामिन ए डेफिशिएंसी है जिनमें, उनमें। और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, एंसेफेलाइटिस भी कोज कर सकता है ये वायरस। तो एक रे सिंड्रोम होता है, रे सिंड्रोम। सो ये जो रे सिंड्रोम है इसमें लीवर की इन्फ्लामेशन और ब्रेन की इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ये रेयर है बट ऐसा हो जाता है, और मोस्टली ये एस्पिरिन लेने से होता है। तो अगर कोई भी वायरल डिसीज है तो उसमें आप एस्पिरिन लेते हैं, तो एस्पिरिन के कारण बच्चों में रे सिंड्रोम देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो देखो इसमें ना दो तरह की एंटीबॉडीज आती हैं, एक आती है आईजीएम एंटीबॉडीज एंड एक आती है आईजीजी एंटीबॉडीज। जो एम एंटीबॉडीज होती है ना, ये जब इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है बॉडी में, मींस रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है, तो उस टाइम पर ये एंटीबॉडीज नजर आती हैं। तो अगर आईजीएम एंटीबॉडीज का लेवल बॉडी में हाई है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी में रीसेंट इन्फेक्शन, इस टाइम इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये एक्यूट इन्फेक्शन है तो एक्यूट इन्फेक्शन को आईजीएम एंटीबॉडीज शो करेंगी, इंडिकेट करेंगी। अब ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज है, ये जी से याद रखना, जी मींस गार्ड। ये क्या करती है? ये बॉडी को अब गार्ड करती है। तो एक बार जब ये वायरल इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी में आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती है, जो कि लाइफ टाइम हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है इस वायरस के अगेंस्ट। आईजीजी एंटीबॉडीज या तो तब नजर आएंगी जब किसी पर्सन को मीजल्स वायरस हुआ है तब नजर आएंगी, या फिर अगर किसने वैक्सीन ली है तो ये एंटीबॉडीज नजर आएंगी। देन वायरल कल्चर कर सकते हैं, जैसे कि नेजल सिक्रीशन ले सकते हैं, ब्लड का कल्चर कर सकते हैं। पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, इसमें भी जो वायरल का जो स्वॉब है, जैसे कि नोज से स्वॉब लेना और स्वॉब को देन पीसीआर कर सकते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर क्या है? रिलायबल टेस्ट होता है। उसके बाद आता है प्रिवेंशन। देखो इसकी प्रिवेंशन एक ही है, दैट इज वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इसके लिए अब प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो वैक्सीनेशन लेकर ही एक पर्सन इसे प्रिवेंट हो सकता है। तो इसकी जो वैक्सीन है वो अकेली नहीं आती, ये दो और कंडीशंस के साथ इसकी वैक्सीन बनी है, दैट इज MMR। MMR मतलब M फॉर मीजल्स, जिसके लिए वैक्सीन है, मम्स के लिए भी वैक्सीन है, ये भी कोई और ये वायरल इलनेस है, एंड रूबेला। तो ये तीनों की वैक्सीन इकट्ठे बनाई गई है, तो कॉम्बिनेशन में, इट मींस MMR जो वैक्सीन है, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन, ये तीनों डिसीज कंडीशन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, तो कॉम्बिनेशन इसका आता है, और इसकी 2 डोज दी जाती है, 2 डोजेज दी जाती है इस वैक्सीन की। सीरीज अफेक्टिवली प्रोटेक्ट अगेंस्ट द 3 वायरस, तो ये तीनों वायरस के लिए प्रोटेक्ट करती है। और साथ में ही ना वेरिसेला वैक्सीन भी दी जाती है, जो चिकन पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन होती है, क्योंकि चिकन पॉक्स कौन करता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो वेरिसेला वैक्सीन भी इन्हीं के साथ दी जाती है, ताकि चिकन पॉक्स के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी बन जाए बॉडी में। देखो फर्स्ट डोज कब दी जाती है? फॉर चाइल्ड जिसकी एज 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स है, मतलब 1 साल से 15 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको फर्स्ट डोज दी जाती है। फर्स्ट डोज जल्दी भी दे सकते हैं, कब दे सकते हैं? अगर कोई पर्सन अब्रॉड ट्रैवल कर रहा है तो फर्स्ट डोज उससे पहले दे सकते हैं, जैसे कि 6 मंथ्स के जो इन्फेंट होता है उसको भी दे सकते हैं, टू 11 मंथ्स। तो मतलब 6 मंथ से 1 साल के बच्चे को फर्स्ट डोज पहले भी दे सकते हैं। और वैसे फर्स्ट डोज कब देते हैं? जो इसका रूटीन टाइम है दैट इज 12 मंथ्स, 1 साल से 15 महीने तक के बच्चे को। अब सेकेंड डोज कब देना होता है? जब बच्चा 4 से 6 साल का हो जाता है, तब सेकेंड डोज देते हैं। वैसे इसका ये रूटीन है, लेकिन सेकेंड डोज कभी भी दे सकते हैं फर्स्ट डोज के 4 हफ्ते बाद। तो फर्स्ट डोज लगी उसके 4 वीक्स बाद सेकेंड डोज वैसे दे सकते हैं, लेकिन इसका रूटीन क्या है कि फर्स्ट डोज देनी है 1 साल पर, एंड देन 4 से 6 साल का जब बच्चा हो जाए तब सेकेंड डोज देनी है। अब ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे सकते हैं, ये तो वैसे वैक्सीन है, ये तो देनी ही देनी है, लेकिन अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन उसको लगता है कि वो मीजल्स
पर्सन के कांटेक्ट में आया है या फिर उसको मीजल वायरस हो सकता है, तो वो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन